नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने समुद्र विज्ञान शुरू किया था और महासागर में तापमान और लवणता, महासागरीय जल में लवणता से संबंधित बातों को हमने डिस्कस किया। आज हम लोग बात करते हैं महासागर में परिसंचरण की जो स्थितियां बनती हैं, इन परिसंचरण की स्थितियों के बारे में, या ओशियन वाटर सर्कुलेशन से संबंधित जो टॉपिक है इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, महासागरीय परिसंचरण या महासागरीय जल का परिसंचरण। महासागरीय जल का परिसंचरण। महासागरीय जल का परिसंचरण। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं इस बात को कि महासागरीय जल का जो परिसंचरण है, ये परिसंचरण क्या कहलाता है, या परिसंचरण की प्रक्रिया है क्या। तो मान लेते हैं कि ये महासागरीय बेसिन है। क्या है? तो हम कह रहे हैं ये है महासागरीय बेसिन। महासागरीय परिसंचरण का संबंध महासागरीय बेसिन में होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह से है। तो महासागरीय बेसिन में जल का जो चक्रीय प्रवाह होता है, इस जल के चक्रीय प्रवाह की प्रक्रिया को ही महासागरीय परिसंचरण कहा जाता है। तो क्या है महासागरीय परिसंचरण? आप कह सकते हैं कि महासागरीय बेसिन में जो क्या हो रहा है, जल का चक्रीय प्रवाह हो रहा है सतह के समीप और महासागर के नितल पर, और साथ ही साथ जल का ऊपर की ओर अपवाह होता है और साथ ही साथ जल नीचे की ओर बैठता भी है। तो महासागरीय बेसिन में, महासागर का ये बेसिन है, महासागरीय बेसिन में जल के चक्रीय प्रवाह को महासागरीय परिसंचरण कहते हैं। इसमें महासागरीय जल की सतह पर होने वाले जल के क्षैतिज प्रवाह को जलधारा कहा जाता है। तो महासागरीय बेसिन में महासागरीय जल के सतह पर होने वाले जल का क्षैतिज प्रवाह जलधारा कहलाता है। जलधारा अथवा करंट कहते हैं हम, ठीक है। महासागर के नितल के समीप, महासागर के कहां पर? नितल के समीप जलधारा के विपरीत दिशा में किंतु जलधारा के समानांतर होने वाले परिसंचरण को सर्पण अथवा क्रीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सर्पण, अथवा इसे कहते हैं क्रीप। तो सर्पण अथवा क्रीप कहा जाता है। जल का जो ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रवाह होता है, इसे कहते हैं क्या? अप वेलिंग। और जो वर्टिकल रूप से, ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर अपवाह होता है, इसे कहते हैं डाउन वेलिंग। ठीक। तो कुल मिलाकर के क्या बात हुई? महासागरीय बेसिन में जल के क्षैतिज प्रवाह को, या हम क्या कह सकते हैं, महासागरीय बेसिन में जल के चक्रीय प्रवाह को महासागरीय जल का परिसंचरण कहते हैं। इसके अंतर्गत जलधारा, सर्पण, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग जैसी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं।
अब अगर बात करें महासागर के क्षैतिज प्रवाह पर जल की सतह के समीप होने वाले जल के क्षैतिज प्रवाह की, यानी महासागर की जलीय सतह पर, महासागर की सतह पर जो जल का क्षैतिज प्रवाह हो रहा है, इसे किन नामों से जानते हैं? तो हेडिंग लगाइएगा सीमा विस्तार, जल का क्षैतिज प्रवाह। किसके आधार पर? तो जल का क्षैतिज प्रवाह जल का क्षैतिज प्रवाह, ठीक है। गति, सीमा विस्तार एवं क्षेत्र के आधार पर। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये क्षैतिज बहाव हो रहा है जल का, ये क्षैतिज प्रवाह हो रहा है और कहां पर? महासागर की जल की सतह पर हो रहा है। इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से किन नामों से जानते हैं? तो एक होता है ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। दूसरा होता है, इसे कहते हैं करंट। और तीसरा होता है स्ट्रीम। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को प्रवाह बोला जाता है हिंदी में, तो इसे प्रवाह या ड्रिफ्ट ही लिखते हैं। करंट को जलधारा कहते हैं, तो इसे जलधारा लिख सकते हैं। और स्ट्रीम को कहते हैं विशाल धारा, जैसे गल्फ स्ट्रीम, विशाल धारा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें सबके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात करें अगर प्रवाह की, तो प्रवाह क्या होता है? तो प्रवाह है पवन जनित जल का क्षैतिज बहाव। पवन के प्रभाव के कारण जो जल का क्षैतिज बहाव हो रहा है, यही कहलाता है प्रवाह। तो प्रवाह है क्या? आप कह सकते हैं प्रवाह है पवन जनित जल का क्षैतिज बहाव या प्रवाह। पवन जनित, पवन के कारण से हो रहा है। पवन बह रही है सागर के ऊपर से और अपने साथ जल को धीरे धीरे बहा करके ले जा रही है। यही पवन जनित जल का क्षैतिज प्रवाह ही ड्रिफ्ट अथवा प्रवाह कहलाता है। यहां पर सीमा रेखा स्पष्ट नहीं होती, स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती है। स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता कि कहां से यह प्रवाह शुरू हुआ है और कहां पर जाके समाप्त होगा या किसी ओर जा रहा है। सीमा रेखा पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती है और साथ ही साथ वेग इसका कम होता है। तो वेग ध्यान रखना है, वेग कम होता है। तो सीमा रेखा स्पष्ट नहीं और वेग कम होता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात समझते हैं, करंट की बात अगर की जाए, करंट क्या है? तो करंट है स्पष्ट जल का क्षैतिज बहाव। तो करंट है महासागरीय सतह पर जल का स्पष्ट
क्षैतिज भाव या प्रवाह। वेग जो है इसका प्रवाह से अधिक होता है और सीमा रेखा स्पष्ट होती है। क्योंकि स्पष्ट प्रवाह है तो हम कह सकते हैं स्पष्ट प्रवाह है। इस वजह से क्या है, तो सीमा रेखा स्पष्ट होती है, वेग अधिक होता है और पवन के साथ साथ अन्य कारक भी होते हैं। तो पवन के साथ साथ अन्य कारक भी होते हैं जिनके कारण जल का क्षैतिज भाव होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी करंट जब आपस में मिल जाएं, जब कई करंट आपस में मिल जाती हैं, तब स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो स्ट्रीम है क्या, बेसिकली हम कह सकते हैं जब कई करंट आपस में मिल जाती हैं तब वो बनती है विशाल धारा। जब कई जल धाराएं आपस में मिल गई तब निर्माण होता है विशाल धारा का। विशाल धारा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि विशाल धारा ऐसी धारा है जिसका वेग सर्वाधिक और सीमा रेखा सबसे अधिक स्पष्ट। तो वेग क्या है, सर्वाधिक है। सीमा रेखा सर्वाधिक स्पष्ट। विस्तार क्षेत्र अधिक। जब कई जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं तो आपस में मिलकर के कई जलधाराएं विशाल धारा का निर्माण करती हैं, और विशाल धारा ऐसी धारा होती है या ऐसा जल का क्षैतिज बहाव होता है जिसका वेग सबसे अधिक, सीमा रेखा पूर्ण स्पष्ट और विस्तार क्षेत्र सबसे अधिक होता है, विशाल धारा कहलाती है। तो महासागर की बेसिन में, महासागर की जल की सतह पर जो क्षैतिज बहाव हो रहा है, इस क्षैतिज बहाव को किसके आधार पर, वेग के आधार पर, विस्तार के आधार पर, सीमा रेखा आदि विशेषताओं के आधार पर ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं जल धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो हेडिंग लगाइएगा, जल धाराओं की जल धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। जल धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हैं। तो जल धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, कौन कौन से कारक हैं, तो एक कारक है तापमान, दूसरा कारक होता है लवणता, तीसरा कारक है हिमगलन, और चौथा जो कारक है वो है क्या, प्रचलित पवन का प्रभाव। अब एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हम लोग समझेंगे, इनसे फिर मेंस का आंसर लिखना या मेंस से संबंधित जो भी बातें होंगी वो मेंस की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि यहां से मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनता है।
फिलहाल हम यहां पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझते हैं। तो पहले पॉइंट को उठाते हैं तापमान को और देखते हैं तापमान से किस प्रकार की जलधारा की उत्पत्ति हो रही है। तो मानते हैं हम लोग कि एक क्षेत्र की कल्पना करते हैं जहां पर तापमान अधिक है, अधिक तापमान का क्षेत्र है। तापमान अगर किसी क्षेत्र पर अधिक होगा तो अधिक तापमान होने के कारण क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे जल के घनत्व में कमी आएगी। तो तापमान अधिक होगा और अधिक तापमान होने के कारण जल का घनत्व कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होगी, और जैसे ही घनत्व कम होगा वैसे ही जल का आयतन बढ़ेगा। डेंसिटी कम हो गई, घनत्व कम हुआ, और घनत्व के कम होते ही आयतन बढ़ गया। अब जल क्या है, फैलने लगेगा। जैसे ही आयतन बढ़ेगा इसका मतलब है कि अब जल फैला, और जल के फैलते ही जल स्तर में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जल के आयतन के बढ़ने के साथ साथ जल स्तर भी बढ़ जाएगा, जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल का, महासागरीय जल का तापमान कम है। महासागरीय जल का तापमान क्या है, कम है। इस स्थान पर महासागरीय जल के तापमान के कम होने के कारण क्या होगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर जल का घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा। जैसे ही डेंसिटी बढ़ गई, अधिक डेंस हो गया, तो अधिक डेंसिटी होने के साथ ही जल के घनत्व में वृद्धि के साथ क्या होगा, आयतन। तो हम कह सकते हैं आयतन, यानी कि जल का आयतन घटेगा, कम जाएगा, और जैसे ही जल का आयतन घटेगा वैसे ही जल स्तर भी कम हो जाएगा। तो दो क्षेत्रों का निर्माण हो चुका है। एक तरफ अधिक तापमान के कारण जल स्तर में वृद्धि वाला क्षेत्र है जहां पर वाटर लेवल बढ़ चुका है, और एक तरफ कम तापमान होने के कारण जल स्तर में कमी आ चुकी है, वाटर लेवल कम हो गया है। अब इस अधिक जल स्तर वाले क्षेत्र से कम जल स्तर वाले क्षेत्र की ओर जल का बहाव होगा। अधिक जल स्तर वाले क्षेत्र से कम जल स्तर वाले क्षेत्र की ओर क्या होगा, जल का बहाव होगा, और जब जल का बहाव होगा तो जलधारा की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या उत्पन्न होगी, जलधारा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह जलधारा कैसी जलधारा होगी, अधिक तापमान वाले क्षेत्र से जल का बहाव हो रहा है, यानी गर्म पानी का बहाव हो रहा है, और कहां जा रहा है, कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर जल जा रहा है, ठंडे पानी के क्षेत्र की ओर जा रहा है। तो गर्म पानी का बहाव हो रहा है ठंडे क्षेत्रों की ओर, तो हम कह सकते हैं जलधारा उत्पन्न होगी, और ये जलधारा होगी गर्म जलधारा। ठीक, तो जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाला एक पहला कारक हमने डिस्कस किया, तापमान, और तापमान के कारण अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर जल का क्षैतिज बहाव होता है, जिस कारण गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है सैलिनिटी अथवा लवणता। तो अब बात करें सैलिनिटी की, लवणता की। देखिए, एक क्षेत्र है
अगर मैं आपसे कहूं लवणता का जल के घनत्व के साथ सीधा संबंध है। लवणता, जिस क्षेत्र में जल की लवणता अधिक होती है उन क्षेत्रों में जल की डेंसिटी अधिक होती है, और जहां जहां जल की लवणता घटी हुई होती है, कम होती है, ऐसे स्थानों पर जल का घनत्व भी कम होता है। तो हम कल्पना करते हैं ऐसे क्षेत्र की कि जिस क्षेत्र में लवणता क्या है, कम है, कम लवणता वाला क्षेत्र है। जब हम कम लवणता वाले क्षेत्र की कल्पना करेंगे, ऐसा क्षेत्र जिसकी लवणता कम है, तो आप जानते हैं लवणता कम होगी, इसका मतलब है कि जल का घनत्व भी क्या हो जाएगा, जल का घनत्व कम होगा। और जल का घनत्व कम होता है, इसका मतलब ही है कि आयतन, जब डेंसिटी कम है तो आयतन बड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि जल का घनत्व अगर कम है, इसका मतलब है कि जल का आयतन अधिक होगा। और जल का आयतन अधिक होने का अर्थ है क्या, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि जल स्तर बढ़ा हुआ होगा, जल स्तर में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र की बात हम लोग कर रहे हैं जहां पर लवणता, जल की लवणता क्या है, अधिक है। जहां पर जल की लवणता अधिक है, सैलिनिटी अधिक है। लवणता अगर अधिक तो जल का घनत्व भी अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अधिक लवणीय जलीय क्षेत्रों में जल का घनत्व भी अधिक होगा। और जल का अधिक घनत्व क्या करेगा, डेंसिटी अगर अधिक है तो जल के आयतन को क्या करेगा, अगर डेंसिटी अधिक है तो आप कह सकते हैं इसका मतलब है कि जल का आयतन कम हो जाएगा, वॉल्यूम घटा देगा जल का। इसका मतलब है कि जल स्तर में कमी आ जाएगी, जल स्तर घट जाएगा। तो एक तरफ ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल स्तर बढ़ा हुआ है, और एक तरफ ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल स्तर घटा हुआ है। एक तरफ अधिक जल स्तर और एक तरफ कम जल स्तर वाला क्षेत्र। जल का बहाव अधिक जल स्तर वाले क्षेत्र से कम जल स्तर वाले क्षेत्र की ओर होगा। तो अधिक जल स्तर वाले क्षेत्र से कम जल स्तर वाले क्षेत्र की ओर जल का बहाव होगा और जलधारा की उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार की जलधारा की उत्पत्ति समान अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागर में लवणता में अंतर की स्थितियों के कारण होती है, और जल का बहाव महासागर से सागर अथवा खाड़ी प्रदेशों की ओर हो रहा होता है, अथवा खाड़ी प्रदेशों से सागर या महासागर की ओर हो रहा होता है। ध्यान रखना, समान अक्षांशीय प्रदेशों में जब भी जलधारा की उत्पत्ति की बात की जाए तो एक बड़ा फैक्टर होता है क्या, तो महासागरीय जल की लवणता। अगर आपसे कहें अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर जल का बहाव हो रहा है, तो मुख्य कारक जल की लवणता। ठीक इस प्रकार से इन बातों को ध्यान रखना है कि महासागर में कम लवणीय क्षेत्रों के स्थान पर, जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर जल की लवणता कम होती है, ऐसे स्थानों से जल का बहाव अधिक लवणता वाले जलीय क्षेत्रों की ओर होता है।
तो कम लवणता वाले जलीय क्षेत्रों से अधिक लवणता वाले जलीय क्षेत्रों की ओर जल का क्या हो रहा है, बहाव होता है और जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। ये दूसरा बड़ा फैक्टर था। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जो फैक्टर है हमारा तीसरे कारक की। तो तीसरा कारक है हिमगलन। हिमगलन जैसे ही होगी तो हिमगलन होने से आप जानते हैं कि स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी। और यह जल कैसा होगा, ठंडा पानी होगा। स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है तो स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी और जल ठंडा होगा। इससे क्या हो गया, जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि जल की आपूर्ति हो रही है और जल स्तर में वृद्धि होगी, जल का बहाव होगा तो ठंडी जलधारा की उत्पत्ति हो जाएगी। तो हिमगलन एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। और आप जानते हैं हिमगलन जैसी स्थितियां उच्च अक्षांशों में होंगी। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से मध्य अक्षांशीय, निम्न अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर हिमगलन के प्रभाव के कारण ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होगी। तो उच्च अक्षांश से मध्य अक्षांश की ओर ठंडी जलधारा आएगी, किसके कारण, हिमगलन के प्रभाव के कारण। तो ये तीन बड़े फैक्टर थे जिनकी हमने चर्चा कर ली। अंतिम जो फैक्टर है, अंतिम फैक्टर है प्रचलित पवन का प्रभाव। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक। तो प्रचलित पवन के कारण ड्रिफ्ट के रूप में जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो प्रचलित पवन के कारण जब भी जलधारा की उत्पत्ति होती है तो ड्रिफ्ट के रूप में जलधारा की उत्पत्ति होती है और ड्रिफ्ट के रूप में जलधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। यह था जलधारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग बात करते हैं जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो हेडिंग लगाइएगा जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला जो एक बड़ा कारक होता है वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस फोर्स। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस बल का प्रभाव जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला फैक्टर है कोरियोलिस बल का प्रभाव। और इस कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जलधाराओं की दिशा क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक वाइज होती है। ठीक है। दूसरी बात, तट का स्वरूप। तट का स्वरूप भी जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। मान लिया हमने कोई तट इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई तट है और कोई जलधारा आई इससे टकरा गई, तो इस तट के सापेक्ष इसका जल का बहाव होगा। तो तट का स्वरूप क्या कर रहा है, जलधाराओं की दिशा को निर्धारित कर रहा है। पानी जहां से टकराएगा उस दिशा के साथ साथ तट के स्वरूप के आधार पर चलते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। तो तट का स्वरूप जलधाराओं की
दिशा को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, दूसरा बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर होता है प्रचलित पवन। प्रचलित पवनें भी जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करती हैं और प्रचलित पवनों के कारण जलधाराओं की दिशा बदल जाती है। खासकर ध्यान रखना है, जब भी हम बात करें हिंद महासागर के, उत्तरी हिंद महासागर की, तो उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराएं जो आवर्ती पवनें होती हैं, इन आवर्ती पवनों के साथ जलधाराओं की दिशाओं में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलधाराओं की दिशा को पवनें भी प्रभावित कर रही हैं। और अंतिम जो फैक्टर है, अंतिम फैक्टर होता है तली स्थलाकृति। तो तली स्थलाकृति, महासागर के नितल पर किस प्रकार की स्थलाकृति है, यह भी अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में महासागर की जलधाराओं की दिशा को प्रभावित जरूर करती है। ठीक है, तो 3-4 फैक्टर हो गए। सबसे बड़ा फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव, जिस कोरियोलिस बल के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है तट का स्वरूप, जिस तट से टकराएंगे उसी तट के आधार पर बहती हुई जल का बहाव होने लगेगा, जलधाराओं की दिशा बदल जाएगी। तीसरा फैक्टर है प्रचलित पवनें और चौथा है तली स्थलाकृति अल्प मात्रा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं महासागर में जलधाराओं के एक सामान्य प्रतिरूप की। तो हेडिंग लगाइए, महासागरीय जलधाराओं का सामान्य प्रतिरूप, कॉमन पैटर्न। इसको मैं सिर्फ जलधाराओं को समझने के लिए आपको यहां पर बता रहा हूं। यहां से मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न आता ही आता है। महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का वर्णन करें। एक बार नहीं, कई बार आ चुका है। उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग से, कुछ बातों और कुछ और बातों के साथ। लेकिन जितना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए उतनी बातें मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। तो हेडिंग लगाइए, कॉमन पैटर्न ऑफ ओशियन वाटर करंट या ओशियन करंट या ओशियन वाटर सर्कुलेशन। महासागर में जलधाराओं का सामान्य प्रतिरूप, ऐसे करके लगाइए, महासागर में जलधाराओं का सामान्य प्रतिरूप। तो देखिए, विषुवत रेखा है, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 डिग्री साउथ, इधर कहीं पर है 60 डिग्री नॉर्थ, इधर है 60 डिग्री साउथ, उधर कहीं 90 डिग्री होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सर्वप्रथम विषुवत रेखी महासागर के पूर्वी क्षेत्र से महासागर से के पश्चिमी क्षेत्र की ओर विषुवत रेखा के आसपास जल का बहाव होता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जल का बहाव हो रहा है। अभिसरित होती हैं व्यापारिक पवनें और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इनके और पृथ्वी के घूर्णन के सम्मिलित प्रभाव के कारण जल का बहाव महासागरीय बेसिन में पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, जिसे कहा जाता है विषुवत रेखीय जलधारा। तो ये होती है क्या? विषुवत रेखीय जलधारा। तो ध्यान रहे, रेड पेन से मैं गर्म जलधारा दिखा रहा हूं, विषुवत रेखीय जलधारा। अब महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर महासागरीय बेसिन में पश्चिमी क्षेत्रों में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो जल स्तर में वृद्धि होने के कारण कुछ पानी वापस अभिसरित होने लगता है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपवाहित होता है। इसे कहा जाता है क्या? तो इसे कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। तो प्रति विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति क्यों होती है? तो आप कह सकते हैं विषुवत रेखीय जलधाराओं के अभिसरण के कारण जल स्तर में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
तो प्रति विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि विषुवत रेखीय जलधाराओं का कन्वर्जन हुआ, अभिसरण हुआ। देखिए विषुवत रेखीय जलधारा यहां पर गई, इकट्ठा हुई और इससे जल स्तर में वृद्धि हो गई और वही पानी वापस लौटने लगा, जो कि प्रति विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में कहलाया। तो ध्यान रहेगा प्रति विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति कैसे होगी। अब जो कुछ पानी बचेगा वो उस जल का अपवाह कुछ इस तरह से होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आएगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा में घूमता हुआ इधर आएगा, गर्म पानी होगा। अब ये जल तट से टकराने के बाद कुछ भाग तो उच्च अक्षांशों की ओर चला जाएगा, जो कि गर्म जलधारा के रूप में होगा, और इसका एक भाग वापस से लौट आएगा विषुवत रेखा की ओर, जो कि कैसा होगा? कैसा होगा? आप कहेंगे ठंडा होगा, क्योंकि अपेक्षाकृत उच्च से निम्न की ओर आ रहा है, ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आ रहा है, तो ठंडा होगा। और ये अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र से अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती हैं, तो कुछ ऐसे घूमेंगी। अब ये टकरा करके पुनः वापस जाएगा, जो वापस जाएगा वो ठंडी प्रकृति की होगा, ठंडी जलधारा, और जो उच्च अक्षांशों की ओर चला जाएगा वो गर्म प्रकृति का होगा, गर्म जलधारा होगी। तो इधर गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा। ठीक इसी प्रकार क्या है, उच्च अक्षांशों में हिमगलन के प्रभाव के कारण जो ठंडी जलधाराएं आती हैं कुछ इस तरह से, तो ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो महासागरीय बेसिन में कुछ इस प्रकार से जल का परिसंचरण होता है, या जलीय परिसंचरण की स्थितियों का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं महासागर में जलधाराओं से संबंधित बातें। किस किस महासागर में कौन कौन सी जलधारा है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप लोग, प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो सबसे पहला हेडिंग लगाना है क्या, मैं कुछ और कलर ले लेता हूं ताकि डिफरेंट पेन से बना सकूं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ठीक है।